हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेलवाल सेंटर नॉलेज फॉर ऑल। आज हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। हमने पहले ही दो टॉपिक पढ़ लिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हमने उस दिन एक्सप्लेन करा था। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि अपीयरेंस पे डिपेंड करती हैं और बाहरी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। रिएक्टिविटी सीरीज में हमने क्या पढ़ा था? रिएक्टिविटी सीरीज में हमने देखा था कि सिर्फ एक हमने ट्रिक याद करी थी जिससे हमने सारे मेटल्स को एक ही सीरीज में पिरो दिया था। जो ट्रिक थी, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। इस तरीके से हमने ट्रिक पढ़ी थी और इससे पता चल गया था कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है। जो मेटल ज़्यादा जितना ऊपर था वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव था और नीचे आते आते रिएक्टिविटी घट रही थी मेटल्स की। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं फ्रेंड्स? केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि किसी भी मेटल या फिर किसी भी चीज़ को जब रिएक्ट करते हैं किसी दूसरे सब्सटेंस से, तो उससे हमें जो प्रॉपर्टी निकल के आती है उसी को हम केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। बेसिकली हमें केमिकल प्रॉपर्टीज पता करने के लिए उस चीज़ को जिसकी हमें केमिकल प्रॉपर्टी निकालनी है उस चीज़ को रिएक्ट करना पड़ता है विद डिफरेंट थिंग्स। तो सबसे पहले क्योंकि हमें मेटल्स की रिएक्टिविटी निकालनी है या फिर केमिकल प्रॉपर्टी निकालनी है, तो हम मेटल्स की रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहली रिएक्शन देखते हैं, चलो। सबसे पहली रिएक्शन है मेटल की एयर के साथ। देखो, मेटल की एयर के साथ बोलो या फिर मेटल की ऑक्सीजन के साथ बोलो या फिर बोलो व्हेन मेटल इज बर्न्ड। देखो, ये सारी की सारी चीज़ें एक ही है। तो जब मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है तो क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड क्या होता है आपको पता है? मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर में कंप्लीटली समझ लिया था क्यों होता है ऐसा। क्योंकि मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, इसलिए अब हम एक और चीज देखते हैं जो कि क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती है, वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या मेटल ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक भी होते हैं? हाँ, डेफिनेटली होते हैं। अच्छा, एम्फोटेरिक क्या होता है? देखो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स तो वो ऑक्साइड्स होते हैं जो कि बेसिक भी होते हैं और एसिडिक भी होते हैं। बेसिकली हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ बेसिक एंड एसिडिक कंपाउंड्स। तो जो हम ये बोलें कि जो बेसिक और एसिडिक दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। तो मेटल ऑक्साइड जो एम्फोटेरिक होते हैं वो कौन कौन से हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। फ्रेंड्स, ये दोनों ही हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मुश्किल से ही कुछ पूछेगा एग्जाम्स में। अब देखो, मेटल की जब हमने एयर के साथ रिएक्शन करी है तो इसकी रिएक्टिविटी की जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्टिविटी सबके लिए अलग अलग होता है। क्योंकि जो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल हमने पढ़ा था केदारनाथ का माली करके, उसमें हमने देखा था कि सबकी रिएक्टिविटी अलग अलग है। तो यहाँ पे क्यों डिफरेंट होगा? यहाँ पे भी तो सेम ही होगा। जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो उतने अच्छे से रिएक्ट करेगा एयर के साथ। तो यहाँ पे देखो, पोटेशियम और सोडियम क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आते हैं तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। तो कैसे रिएक्ट करते हैं? रिएक्ट्स विगरसली। इनकी रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है और एक्सोथर्मिक होने के कारण ये आग पकड़ लेते हैं। अब क्योंकि इनको हवा में रखते ही ये आग पकड़ लेंगे, इसलिए इनको हवा में तो रखेंगे नहीं, इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इनको केरोसिन ऑयल में रखते हैं। तो देयरफॉर दीज आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल। तो क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स या फिर मेटल इज केप्ट इन केरोसिन ऑयल। तो आपको ऑप्शन चेक करना है और उसमें पोटेशियम या सोडियम ढूंढना है। तो पोटेशियम और सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, आग पकड़ लेते हैं इजीली, इसलिए इनको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। अब जैसे जैसे नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी घटेगी। तो जो ये मेटल है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये क्या करते हैं? ये लेस रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ये एक फॉर्म्स थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। तो ये क्या करते हैं? अपने बाहर एक ऑक्सीजन की लेयर बना देते। तो अगर हम एक एग्जाम्पल के रूप में देखें, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब होता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। सिंपल है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। तो जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, ये क्या करेगा? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर कहाँ पे बनेगी? ये मैग्नीशियम के बाहर बनेगी। एक लेयर होगी जो मैग्नीशियम के बाहर बन जाएगी। अब इस लेयर का फायदा क्या होता है? बहुत थिन लेयर होती है। इसका फायदा ये होता है कि अब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा।
क्यों नहीं कर पाएगा भाई? क्योंकि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चारों तरफ से चढ़ गई है ना, वो नॉन रिएक्टिव है, वो ऑक्सीजन के साथ फर्दर रिएक्शन नहीं करेगी, तो मैग्नीशियम का कोरोजन या फिर रिएक्शन विद ऑक्सीजन होने से बच जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ें हमें ध्यान रखना है कि जो ये मेटल, ये जो सारे एलिमेंट्स बताए गए हैं, ये फॉर्म्स थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड अराउंड देम एंड प्रिवेंट्स फर्दर कोरोजन ऑफ द मेटल। अगर हम बात करें बाकी मेटल्स की जो कि हमने और नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़े थे, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर, ये तो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ या फिर एयर के साथ। तो हमारा मेटल प्लस एयर वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे मेटल प्लस वाटर, क्योंकि देखो एक चीज़ से पढ़ने से हमें, एक रिएक्शन पढ़ने से हमें पूरी प्रॉपर्टीज पता नहीं चलेंगी, तो वाटर के साथ भी रिएक्शन देख लेते हैं। वाटर के साथ जब भी मेटल रिएक्ट करता है तो एक मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होना। और ये मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ वापस से कुछ होंगे जो रिएक्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड दोज बेसिस विच रिएक्ट विथ वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। तो कुछ ही बेसिस होते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि कुछ ऑक्साइड वाटर के साथ वापस से रिएक्ट करेंगे और मेटल हाइड्रोक्साइड बना देंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि मेटल प्लस वाटर बेसिकली गिव्स मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब इसमें भी रेट ऑफ रिएक्टिविटी अलग होगा। कैसे अलग होगा भाई? सेम ही तो होगा ना सबके लिए, क्योंकि जब रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी हुई है, वो क्यों पढ़ी थी? वो इसलिए ही तो पढ़ी थी ताकि पता चले कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अगेन इसमें भी पोटेशियम और सोडियम का काम वही है। पोटेशियम और सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, और क्योंकि वापस से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट बहुत ज़्यादा इवॉल्व होगी, तो हाइड्रोजन गैस जो निकल रही थी यहाँ पे मैंने दिखाया है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी उस हीट के वजह से आग पकड़ लेगी, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कैचेस फायर। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से ऐसे मेटल्स हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन गैस पे आग लग जाती है। तो कौन से ऐसे मेटल है? पोटेशियम और सोडियम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, हाईली रिएक्टिव हैं, और वायलेंटली रिएक्ट करने के बाद ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि होती है, तो जो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ये उसके चक्कर में हाइड्रोजन गैस उस पर आग पकड़ लेता है। अगर हम आगे देखते हैं कैल्शियम मेटल। देखो कैल्शियम क्या है? कैल्शियम थोड़ा नीचे आता है, केदारनाथ कामाली Ca, तो मतलब पोटेशियम सोडियम से नीचे आ रहा है, तो इसकी रिएक्शन जो होगी वो लेस एक्सोथर्मिक होगी। क्यों होगी लेस एक्सोथर्मिक? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम है। अब लेस एक्सोथर्मिक है मतलब हीट कम निकल रहा है, हीट कम निकलेगा तो हाइड्रोजन गैस आग नहीं पकड़ पाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कैल्शियम जो मेटल है वो हाइड्रोजन गैस पे आग नहीं लगवाता है। तो मतलब जब कैल्शियम मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है तो हाइड्रोजन गैस पे आग नहीं लगेगी। अब उस पर आग नहीं लगी तो कुछ ना कुछ तो होगा ना भाई हाइड्रोजन गैस का। अब क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं, जो बबल्स बुलबुले बनते हैं, वो कैल्शियम मेटल के चारों तरफ चिपक जाते हैं इस तरीके से, और जब ये चिपक जाते हैं तो पानी की लेयर के ऊपर आ जाता है कैल्शियम मेटल, तो कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमारे सामने आता है कि क्या होता है जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है। क्या होता है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, बबल्स फॉर्म होंगे तो वो कैल्शियम के मेटल पे जाके चिपकेंगे, और जब उस पे चिपकेंगे तो कैल्शियम ऊपर की तरफ जाएगा और फ्लोट करने लग जाएगा इन वाटर। तो हमको ये ध्यान रखना है। क्या ये सिर्फ कैल्शियम के साथ होता है? नहीं, हम आगे पढ़ेंगे तो आगे पता चलेगा कि भाई मैग्नीशियम के साथ भी हो रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या मैग्नीशियम रिएक्ट करता है पानी के साथ? हाँ करता है, डेफिनेटली करता है, लेकिन कैसे पानी के साथ? हॉट वाटर के साथ। देखो ये जो कैल्शियम था, पोटेशियम सोडियम थे, और ये कैसे रिएक्ट कर रहे थे? ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जो मैग्नीशियम है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद ये भी फ्लोट करेगा। क्यों फ्लोट करेगा? रीजन इज सेम, वही रीजन है जो कि कैल्शियम में हाइड्रोजन गैस के बबल्स फॉर्म हुए थे, उसके मेटल के चारों तरफ जाके चिपक गए, उसके बाद वो ऊपर गया और फ्लोट करने लग गया कैल्शियम। उसी तरीके से मैग्नीशियम भी फ्लोट करेगा, लेकिन ये रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ, आपको ये ध्यान रखना है। बाकी नीचे आए रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम आता है, आयरन आता है, जिंक आता है। क्या भाई ये रिएक्ट करेंगे? हाँ रिएक्ट करेंगे, लेकिन अगेन ना ही ठंडे पानी से ना ही गर्म पानी से, ये तो भैया सीधा भाप से, स्टीम से रिएक्ट करेंगे। यहाँ देखो मैंने रिएक्शन लिखी है, आप इस रिएक्शन से सीधा सीधा सिंपली आप समझ सकते हैं कैसे। एल्यूमिनियम प्लस वाटर, लेकिन ये वाटर नहीं है, ये है स्टीम। क्यों? यहाँ पे मैंने गैस लिखा हुआ है, देखो ये जी लिखा है ना, स्टीम, ये स्टीम है। तो जब एल्यूमिनियम स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, वो तो हर बार ही हो रही है, सिंपल सा था।
आगे हम देखते हैं, आगे है लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। क्या ये भी रिएक्ट करते हैं? ये बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करते भाई, ये तो रिएक्ट ही नहीं करते। तो हमने जो मेटल का पानी के साथ रिएक्शन था वो कंप्लीटली समझ लिया है किस तरीके से रिएक्शन होती है, क्या क्या गैस इवॉल्व हो रही है। बेसिकली हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, ठीक है। और क्या हाइड्रोजन गैस के साथ हुआ, किस में आग लगी, किस में फ्लोट हुआ, और किस किस में तो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं हुआ, ये हमने देख लिया। आगे हम तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे मेटल्स की, और किसके साथ? एसिड के साथ, मेटल्स विद एसिड। देखो मेटल की सबसे पहले हम डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं ना, तो एक सॉल्ट निकलेगा और एक हाइड्रोजन गैस वापस से इवॉल्व होगी, और ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होना ही इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, यही इसकी प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये हम आगे समझते हैं क्या है। देखो रिएक्टिविटी तो वापस वैसे ही होगा, जो कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल हमने पढ़ लिया है उसको याद कर लेना है, और उसी हिसाब से रिएक्टिविटी नीचे की तरफ घटेगी। हाइड्रोजन जैसे सपोज देखो, केदारनाथ का माली आलू ज़रा, यहाँ लिखता हूँ आगे, फीके से पकाता है कुछ। अब देखो फ्रेंड्स, H के नीचे जो मेटल आएंगे ना हाइड्रोजन के नीचे, वो रिएक्ट नहीं करेंगे, मतलब वो रिएक्ट नहीं करेंगे एसिड के साथ। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भाई वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे किसको? हाइड्रोजन को। क्योंकि जितने भी एसिड होते हैं वो यही तो शुरू होते हैं, HNO3, HCl, H2SO4, H2CO3, इस तरीके से ही तो H से ही तो शुरू हो रहे हैं वो। H के ही तो मेटल है वो, एक मतलब H का ही तो कंपाउंड है। H का कंपाउंड होने के कारण वो आगे रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि जो भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है, मतलब लेड तक, वो तो रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड। तो एसिड के साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। आगे देख लें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके लिए वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगी ये वीडियो, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है डेफिनेटली, हर एग्जाम में पूछता है। देखो मेटल की जब HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड होता है। जब मेटल की HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। यहां पे मैंने साफ साफ मार्क कराया हुआ है कि मेटल की HNO3 के साथ रिएक्शन करने पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं हो रही है। अब ऐसा हो क्यों रहा है? वाई इज दिस हैपनिंग कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व ही नहीं हो रही है? चलो मैं समझाता हूं, इसको एक्सप्लेन करता हूं ढंग से। आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम तो सुना होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो किसी भी मेटल को या फिर किसी भी कंपाउंड को जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि HNO3 है, वो क्या करेगा? ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। सपोज हाइड्रोजन को, वो क्या करेगा? हाइड्रोजन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और H2O में कन्वर्ट कर देगा, मतलब वाटर में कन्वर्ट कर देगा। तो HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो सिंस HNO3 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जो हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, इवॉल्व हो रही थी धीरे धीरे, उसको वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और कन्वर्ट कर देता है इनटू H2O, दैट इज वाटर। और क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये खुद तो रिड्यूस होगा। तो किस चीज में रिड्यूस होता है? ये रिड्यूस होता है HNO3 रिड्यूस होता है NO2 में, या फिर NO में, या फिर N2O, इन तीनों गैस में रिड्यूस होता है। तो दीज थ्री गैसेस आर इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद HNO3। तो फ्रेंड्स इन तीनों में से कोई गैस इवॉल्व होगी, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद HNO3। इन तीनों में से जो भी होगा वो आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि ये एक्सेप्शन क्या है। देखो ये एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम और मैंगनीज, ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं और फिर भी हाइड्रोजन देते हैं। मतलब ये बहुत ही जिद्दी एलिमेंट्स हैं। भाई मेरे को तो हाइड्रोजन ही इवॉल्व करवानी है, तो ये दोनों एलिमेंट बहुत जिद्दी एलिमेंट हैं। ये HNO3 के साथ भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करवा देते हैं। तो यहाँ तक हमारी मेटल विद एसिड के साथ रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। अब हम थोड़ा एक्वारिजिया देख लेते हैं, क्या होता है एक्वारिजिया। एक्वारिजिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि हमारे सिलेबस में भी है। एक्वारिजिया एक हाईली कोरोसिव कंपाउंड है, जो अकेला ऐसा कंपाउंड जो कि जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनम, इनके साथ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। ये क्या है, किस चीज़ से बना होता है? ये बना होता है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो 3:1। जब ये दोनों कंपाउंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मिलते हैं
इन द रेशियो 3:1 तो एक्वा रिजिया बनता है, और ये एक्वा रिजिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जैसे कि मैंने बता दिया ये गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व कराने में मदद करता है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया कि केमिकल रिएक्शन जो या केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोल लो मेटल्स की। एक और रिएक्शन आती है जो कि मेटल की दूसरे मेटल सॉल्यूशंस के साथ होती है, वो हमने पिछले ही वीडियोस में कंप्लीट कर ली है। जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल पढ़ा था उसमें हमने दूसरे पार्ट में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जब भी कोई मेटल दूसरे मेटल के सॉल्यूशन से उसको हटा देता है। कब हटाएगा? जब जो मेटल का सॉल्यूशन है वो लेस रिएक्टिव मेटल से बना हुआ है, तो फिर हाईली रिएक्टिव मेटल उसको वहां से हटा देगा। तो वही हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा था, और वही यहाँ पे भी हमने देखने को मिलेगा आगे। फोर्थ जो ये थर्ड पॉइंट है मेटल्स विद एसिड, और फोर्थ पॉइंट होगा मेटल्स विद मेटल सॉल्यूशन। तो हमने वो पहले ही कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से हमने केमिकल प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट कर लिया। अब इस चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच जाते हैं, एक तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और दूसरा कोरोजन से बचाने के लिए हम कौन कौन से हथकंडे बोल लो या कौन कौन से तरीके हम अपनाते हैं ताकि वो जो मेटल है वो कोरोड ना हो। ये जो अगले दो टॉपिक हैं ये मैं एक वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। हाँ फ्रेंड्स, थोड़ा टाइम लग गया इस वीडियो को आने में, क्योंकि खुद मेरे कुछ पर्सनल काम थे जो कि मैं कंप्लीट कर रहा था, और अब वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब मैं फुली डेडिकेटेड होके रोज़ कम से कम एक तो वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, और आपको इन वीडियो को देखना है, नोट्स बनाने हैं, और जो चीज़ समझ में नहीं आई आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखो, पूछ लो, मैं उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दूंगा अगली वीडियो में, या वहीं पे अगर हो सके तो मैं वहीं पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जितने भी फ्रेंड्स आपके आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब 10 अप्रैल को पेपर है और बहुत ही करीब आ चुका है। हाँ, लेट हो चुकी है मुझे पता है, लेकिन जो मैंने प्रॉमिस किया था 25+ का, वो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वहाँ तक पहुँच पाएँ हम लोग। इसी तरीके से आप वीडियो को देखते रहो, मैं अगली वीडियो कल या फिर आज ज़रूर लाऊंगा, और आप नोट्स बनाइए, इसके रिवाइज करते रहिए, और जैसे कि मैं हमेशा ही बोलता हूँ,